हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉल्यूशन आ गया है। पूरी एनसीईआरटी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कुछ ट्रिक्स भी हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोग कुछ वो फॉर्मूले लिख लेते हैं जो कि हम लोगों के चैप्टर में यूज होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में वो गिवन नहीं है। तो पहली चीज हमें जो याद रखनी है वो ये कि हमारे पास यहां कैपिटल एम, स्मॉल एम, M2। तो याद रखिएगा जो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करी जाती है चीज वो है हमारे पास मोलैरिटी। क्या होती है मोलैरिटी हम लोग देखेंगे। छोटे m से रिप्रेजेंट की जाती है मोलैलिटी, और M2 जितने भी पूरे चैप्टर में 2 वाली चीजें आएंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी हमेशा सॉल्यूट को, और जितनी भी वन वाली चीजें होंगी वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहां M1 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से ये हो जाएगा X हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जो 2 वाली चीजें होंगी वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगी और 1 वाली चीजें करेंगी सॉल्वेंट को। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, पूरे चैप्टर में इसी तरह से चलेगा। 2 वाली चीजें हमेशा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगी और 1 वाली चीज करेगी सॉल्वेंट को। तो आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से और देखते हैं सॉल्यूशन किससे बनता है। तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, जिसमें सॉल्यूट हमेशा कम क्वांटिटी में होगा। जिस चीज को घोला जाता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हमेशा पानी को हम पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको कंसिडर कर दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें दुनिया की वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती हैं। कितना सॉल्यूट है किसी भी सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक गिलास जिसमें है हमारे पास पानी। तो अगर हम इसमें शुगर को देखते हैं तो इसके पास कितनी शुगर है, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी सॉल्यूट है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने के बहुत सारी चीजें आएंगी, हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी, वो हम लोग देखेंगे। सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन में काफी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन दिस वाटर। इसमें कितनी ज्यादा से ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो सकती है उसको बोला जाता है उस वाटर के लिए सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ ली। कंसंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन निकालने के हमारे पास सबसे पहला मेथड होता है मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, मास पर वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और यहां हमारे पास फॉर्मूला होता है पार्ट्स पर मिलियन का, मास ऑफ सॉल्यूट upon mass of solution into 10 raised to the power 6। तो याद रखिएगा मास ऑफ अगर हमें निकालना है पीपीएम में, मास परसेंटेज अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये। पीपीएम का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में रहेगा तब। मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे याद रखिएगा, मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, कैसे करेंगे सवाल को जरा देखते हैं। तो हमारे पास है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि शुगर है, तो हम ऊपर लिख देते हैं पहले 40। उसके बाद सॉल्यूशन आता है, तो सॉल्यूशन में यहां हमें वाटर गिवन है, लेकिन वाटर होता है सॉल्वेंट। तो यहां सॉल्यूशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा 40 प्लस 60 इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 40%। बहुत सारे बच्चे इतना आसान सवाल में यहां कर देते हैं सिर्फ 60। याद रखिएगा वाटर सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं होता।
आगे बढ़ते हैं जरा और मोल फ्रैक्शन देखते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं या पहले कंपोनेंट का निकालना चाहते हैं तो उसको एक्स ए से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर हम दूसरे का निकालना चाहते हैं, सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं, तो हम उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स ए होता है एन ए। जो यहाँ चीज होगी वही हम यहाँ लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे उस सब्सटेंस के और नीचे लिख देते हैं टोटल। इसी तरह से हमारे पास यहाँ अगर हम ये बी होगा अगर हम यहां मोल फ्रैक्शन बी का निकालना चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमें बी के रखने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे हम और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। यहां हमारे पास क्वेश्चन है और कहा गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ 80 ग्राम ऑफ NaOH। तो यहां हम लिखेंगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां ए हमारे पास है NaOH और इसका गिवन मास यहां हमें गिवन है 80। अगर हम चाहते हैं मॉलिक्यूलर मास निकालना तो NaOH का कैसे निकालेंगे, इसको लिखते हैं 23। याद रखिएगा Na का एटॉमिक मास होता है 23, 16 प्लस 1, इसको हम यहां लिख सकते हैं 40। इसी तरह से Nb यहां गिवन मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो गया हमारे पास 2 और ये भी हो गया है हमारे पास 2। तो यहां हम फॉर्मूला लगाते हैं 2/2 प्लस 2, तो ये हो गया 1/2, तो आंसर हो गया हमारे पास 0.5। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखा था कि जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो जितना भी मोल फ्रैक्शन होंगे, मान लीजिए 3 कंपोनेंट हैं, तो जब तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वो है मोलैरिटी और मोलेलिटी। तो याद रखिएगा मोलैरिटी और मोलेलिटी में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो दोनों में सेम रहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे आता है वॉल्यूम, इसमें मास आता है, इसमें सॉल्यूशन आता है, इसमें सॉल्वेंट आता है। ये लीटर में आएगा और ये आएगा केजी में। इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि जितनी भी वो क्वांटिटीज जिनका वॉल्यूम होगा जिनमें, तो वो वॉल्यूम जितने भी होंगे वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकते हैं। मास वाली चीजें टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती हैं। यहां हमारे पास क्वेश्चन है और हमें निकालनी है मोलरिटी। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इसी फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इस फॉर्मूले को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। मोल्स निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारे पास ये है और मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे और वॉल्यूम हमें यहां गिवन है, तो जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। यहां हमारे पास आता है बड़ा ही अच्छा सवाल, जरा देखते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ द मीथानॉल, मीथानॉल जिसका फॉर्मूला होता है CH3OH, मीथानॉल जिसका फॉर्मूला ये है और हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2। अगर हमसे कहा जाता है कि इतनी डेंसिटी मीथानॉल की है, तो अगर हमें 2.5 लीटर इतने मोलरिटी का सॉल्यूशन बनाना है तो हमें कितना मीथानॉल चाहिए होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोलरिटी हमें गिवन है तो हमें निकालना है ये पहले मास निकालते हैं। मास क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मास का डेंसिटी के साथ रिलेशन होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमने यहां x निकाला और x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20 ग्राम। मतलब ये जो मीथानॉल है वो हमें 20 ग्राम चाहिए। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास 25.2 ml आ जाएगा। यहां हमारे पास रिलेशन ये लिखा हुआ है, मैंने सॉल्व कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उतना बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज मोलैलिटी, मोलैलिटी बतानी है तो मोलैलिटी का हमारे पास यहां फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट in
केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में रखते हैं। अगर यहां हमें ग्राम लिखा मिलेगा तो हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना रहता है। और अगर यहाँ हम मोलेरिटी निकाल रहे हैं और नीचे ml लिखा है, तब भी हमें यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, चेंज करना होता है, मतलब ml को लीटर में चेंज करना होगा। यहाँ हमारे पास मोल्स है, तो मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास, जो कि हमारे पास ये है, और मॉलिक्यूलर मास इसका निकालें तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास लगाएंगे। उसके बाद वाटर हमें यहाँ गिवन है, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कमेंट में आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर एक्स बोल दिया है, तो क्वेश्चन नंबर एक्स का आंसर क्या होगा ये आप लोग को कमेंट में बताना है। अब आता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अभी मैंने आप लोगों को बोला तो कि सॉल्युबिलिटी होती है व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक ये गिलास लिया, इसमें पानी भर दिया। अब इस पानी में कितनी शुगर मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है, उसको बोला जाता है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास पहला केस हो सकता है सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी चीनी लिक्विड में हो। दूसरा हो सकता है गैस इन लिक्विड। तीसरा हो सकता है लिक्विड इन लिक्विड। याद रखिएगा ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो लिक्विड स्टेट है एक्चुअली में, इस वजह से जो भी चीज होगी लिक्विड में आएगी। हम सॉलिड इन सॉलिड नहीं ले रहे हैं, गैस इन गैस नहीं ले रहे, लिक्विड इन गैस नहीं ले रहे, गैस इन लिक्विड ले रहे हैं, क्योंकि हम लिक्विड स्टेट को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारे पास यहाँ कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी, मतलब जो चीनी घुलने की क्षमता थी वो बढ़ेगी कि घटेगी। तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। डेल्टा एच की वैल्यू, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव होती है एक्सोथर्मिक के लिए, पॉजिटिव होती है एंडोथर्मिक के लिए। प्रेशर का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता जरा समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये गिलास है और इसमें मेरे पास है यहाँ पानी, ये मेरे पास पानी है। अगर मैं इसमें यहाँ शुगर डाल देता हूं और इस पे प्रेशर लगाता हूं तो इस शुगर का डिसोल्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट आता है। उसके बाद आती है बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज। यहां जो ये रिलेशन है इससे काफी कंसेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो सॉल्युबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज। ऐसा क्यों होगा जरा समझते हैं। ऐसा इसलिए होगा कि हम लोगों ने देखा है कि जब हम गर्मियों में पानी पीना चाहते हैं तो ठंडा पानी ज्यादा प्रिफर किया जाता है, क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व रहती है। तो अगर गर्म पानी हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। इसी वजह से हम लोग ठंडे पानी को प्रिफर करते हैं पीना, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रहता है। तो ये चीज याद रखिएगा आप लोग। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सॉल्युबिलिटी के होता है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ये गैस एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, याद रखिएगा इसी प्रिंसिपल के ऊपर। प्रेशर अगर हम कम लगाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक पीने में हमें अच्छी नहीं लगती अगर उसका ढक्कन खुला रहता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर या घटाने पर कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे एक काबिल साइंटिस्ट ने बताया, नाम था उनका हेनरीज लॉ। तो हेनरी लॉ ने हमसे कहा कि अगर हम हेनरी लॉ ने हमसे कहा कि अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड निकालना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग लिखें अगर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो यहां हमारे पास जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही चीजें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहां हमारे पास हेनरीज कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम के एच बोलते हैं। उसके बाद आती है रॉल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉल्स लॉ हमसे कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा लिक्विड इन लिक्विड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जो हेनरी लॉ है वो
गैस इन लिक्विड के लिए है और ये लिक्विड इन लिक्विड के लिए है। किसके लिए है? वोलेटाइल लिक्विड के लिए है। तो यहां हमारे पास प्रेशर दो कंसिडर करेंगे, एक होगा प्योर सॉल्वेंट का जिसको हम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा जितने भी नॉट वाले प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट या कोई भी चीज होगी वो इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट की है। जैसे यहां हमने बोला नॉट, P1 नॉट, तो अगर हम P1 को लेते हैं तो वो बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के पहले के। ठीक है, मान लीजिए हमने एक ये लिया है और एक ये लिया, तो यहां प्रेशर हमारे पास P1 है, इसके मोल फ्रैक्शन को हमने x1 बोला। इसी तरह से इसको बोला P2 और इसके मोल फ्रैक्शन को x2 बोला। तो यहां हमारे पास टोटल प्रेशर जो आएगा वो आएगा P1, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। यहां ये कांस्टेंट आया है जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो होता है हमारे पास नॉट। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं उन सॉल्यूशंस को जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, मानते हैं ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर या जिस कंसंट्रेशन पे हम जाएं उन सारे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे अगर रॉल्स लॉ फॉलो होती है तब उस सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एग्जांपल होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर और बेंजीन और टोलीन का मिक्सचर होता है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। दो कंडीशन होती हैं, डेल्टा एच मिक्स 0 होता है और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम चेंज जो होगा मिक्सचर का वो 0 होगा और एंथैल्पी चेंज भी 0 होती है, याद रखिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस हो जाएंगे जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इनके एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा। ये है ग्राफ। यहां सबसे पहले मोल फ्रैक्शन हम लेते हैं एक्स पहली चीज का जिसका 1 होता है और वो कम होते होते 0 हो जाता है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन यहां इस पॉइंट पे दूसरे कंपोनेंट का 0 होता है जो कि बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है। यहां हम लेंगे P1 नॉट और ये होगा हमारे पास P2 नॉट, और ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी यहां P2 है तो इसको P2 नॉट है तो P2 होगी, इसी तरह से ये होगी P1। अब जो ये लीनियर ग्राफ आता है ये रिप्रेजेंट करता है टोटल प्रेशर को। अगर ये ग्राफ हमारे पास ऊपर की तरफ रहता है तब उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ये निगेटिव नीचे की तरफ रहेगा तब इसको निगेटिव डेविएशन बोलते हैं। और यहां हमारे पास एग्जाम्पल लिखे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन कौन कौन से कंपोनेंट करते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारे पास एजियोट्रॉप्स। मान लीजिए कि हमारे पास दो कोई भी कंपोनेंट हैं और इनमें हमारे पास इनका मिक्सचर है। एक का बॉइलिंग पॉइंट है 98 डिग्री सेल्सियस और दूसरे का है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। अब जब हम इनको हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से इन ये दोनों एक साथ उड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये वो मिक्सचर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। एजियोट्रॉप दो तरीके के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरे होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो minimum boiling isotopes are those which have very large positive deviation, जिनके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन होता है उनको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। और जिनके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो जाएगा जिनके पास बहुत ज्यादा निगेटिव एजियोट्रॉप निगेटिव डेविएशन होता है, जिनके पास लार्ज निगेटिव डेविएशन है उनको बोल देते हैं मैक्सिमम, और जिनके पास लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है उनको बोल देते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एग्जांपल आप लोग याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर हो गया हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का।
उसके बाद आती है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, कितने नंबर्स हैं। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक आदमी 4 चावल के दाने लेकर आया है और एक आदमी है जो कि तरबूज लेकर आया है, तीन तीन तरबूज लेकर आया है। तो अगर हमसे कहा जाए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको ज्यादा समझेगी या किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, इनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो वो कहेगी कि चावल के दाने ज्यादा हैं। तो वो प्रॉपर्टीज हैं ये 4, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जरा एक चीज समझिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहां लोअरिंग हो जा रही है। लोअरिंग का मतलब होता है कम, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ जाना, डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाना। डिप्रेशन कम हो जाने को कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं बढ़ने को, और लोअरिंग भी कहते हैं कम होने को। बस ये चीज आप लोग को याद रखनी है। अब आते हैं यहां जरा जल्दी से, अब जरा समझिए, हमने प्रेशर को पी नॉट बोल दिया प्योर सॉल्वेंट के लिए। जब भी प्योर सॉल्वेंट की बात होगी नॉट बोला जाएगा। इसी तरह से इसको टी बी नॉट बोल दिया और इसको बोल दिया है टी एफ नॉट। अब इसको हम P बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं TB और इसको बोल देते हैं TF। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, और हमें यहां दिया हुआ था कि जब हम लोअर वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो इसमें लोअरिंग हो जाती है। लोअरिंग का मतलब होता है कम हो जाना। इसका मतलब पहले चीज ज्यादा थी, बाद में कम हो रही है, लोअर हो जाता है। तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये गिलास था, इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा था, सॉल्यूट का पानी था, सिर्फ वेपर प्रेशर ऊपर तक आया हुआ था। अब जब हमने इसमें सॉल्यूशन बना दिया तो ये जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सॉल्वेंट का ज्यादा था, सॉल्यूशन का कम था, इसी वजह से इन्होंने कहा है कि लोअरिंग हो जाती है। दूसरे में कहा जा रहा है एलिवेशन हो जाता है, बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास ये था ये पानी था, अगर मैंने इसमें नमक चीनी या कोई भी चीज डाल दी, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो सॉल्वेंट का कम होता है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट में वो कहते हैं कि डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है कम हो जाता है, इसका मतलब पहले ज्यादा था। अब हम यहां लिखते हैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब पी नॉट ज्यादा है, तो जब डेल्टा पी निकालेंगे तो पी नॉट माइनस का पी लिखेंगे। अब यहां ज्यादा ये है तो टी बी माइनस टी बी नॉट लिखेंगे। यहां है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ज्यादातर बच्चों को दिक्कत ये रहती है कि वो नॉट पहले यहां आ रहा है लेकिन इधर बाद में जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं जरा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इसके ऊपर न्यूमेरिकल। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है, जो भी हमें प्योर सॉल्वेंट दिया होगा उसका हम लगाएंगे वेपर प्रेशर, जो भी प्रेशर दिया हुआ है, और प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन का, नीचे लिखेंगे हम सॉल्वेंट का, और हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो गई ये वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है, और इसमें हमें पुट करना होता है। यहाँ ये N2 है जो कि नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये भी हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा। आप लोग करके देखिएगा। M2 की वैल्यू मैंने यहाँ गिवन लिख दी है, M2 की वैल्यू हमें निकालनी थी। अगर हमें प्रेशर बार में नहीं दिया जाता, कुछ चीजें याद रखिएगा, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। वेपर प्रेशर जो होगा एयर का वो कांस्टेंट होता है। अगर नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं गिवन था, तो हमें खुद याद रखना पड़ेगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसी को हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो वो बराबर होता है 1.013 बार के, या फिर 10⁵ पास्कल के, जिसको हम 10135 पास्कल भी लिख सकते हैं। 1 atm बराबर होता है, ठीक है। अगर हम मरकरी के रेस्पेक्ट में करें तो वो 760 mmHg हो जाता है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है कि जो चेंज इन टेम्परेचर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। मोलर कंसंट्रेशन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोलर कंसंट्रेशन बराबर होता है इसके। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टू वाली चीजें होती हैं वो होती हैं सॉल्यूट की, तो ये हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट और ये हो जाएगा हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ज्यादातर क्वेश्चंस में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही निकाला जाता है। W1 हो जाएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। वन वाली चीजें हमेशा सॉल्वेंट की होती हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है। यहां कांस्टेंट को हम बोलते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं कांस्टेंट ऑफ एलिवेशन। इसी तरह से इसको बोल देते हैं हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और दूसरा नाम हो जाता है इसका डिप्रेशन कांस्टेंट। यहां हमारे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कंसंट्रेशन इनटू आर इनटू टी होता है। आर की वैल्यू यहां हम 8.314 लिखेंगे जो कि गैस कांस्टेंट होती है। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दोनों याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ये सवाल। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 30% हमें गिवन है। जब भी परसेंटेज वाली चीज गिवन हो या डेंसिटी गिवन हो, हमें सबसे पहले लेट कर लेना है सॉल्यूशन को 100 ग्राम। तो मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम हो जाएगा क्योंकि ये 30% दी थी और जो बची चीज है वो वाटर हो जाती अगर वाटर होती, लेकिन ये CCl4 है तो CCl4 70% हो गया, 70 ग्राम हो गया। अब हमारे पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये गिवन मास है मतलब ये हमारे पास इसको हम W1 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं W2। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो ये हो गया हमारे पास 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 78। तो इस वजह से यहाँ 78 लिखा है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से ये CCl4 का हमने 154 लिखा है। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास निकल के आ गया है। अगर हमसे दूसरी चीज का मोल फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो 1 में से इस वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोलेरिटी हमें निकालनी है। इस फॉर्मूले से हम मोलेरिटी निकाल सकते हैं। दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ दो चीजें होंगी, दो सॉल्यूशन होंगे तो हम इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं जिनको मिलाकर इसमें डाल दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसमें ये जो वॉल्यूम आता है ये V1 और V2 को ऐड कर दिया जाता है। मान लीजिए 200 300 जो भी दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे और ये वैल्यू ज्यादातर हमसे निकलवाई जाती है। उसके बाद आता है बड़ा ही अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बहुत सारे अच्छे सवाल मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन, कैलकुलेट मोलेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 20% एक्वस KI पोटेशियम आयोडाइड, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों को नहीं गिवन है, मैंने यहां निकाल के दिखा दिया है। एग्जाम में हो सकता है आपको ये गिवन आए। तो पोटेशियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 39 और आयोडीन का होता है हमारे पास 127। तो इसको ऐड करने पे हमारे पास आ गया वेट ऑफ KI 20 ग्राम। कैसे आया, क्योंकि ये 20% गिवन है। तो वाटर का कितना बचा, 80 बचा। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन, यहां मोलेलिटी निकाली है पहले, मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे। मास ऑफ वाटर क्यों रखा, क्योंकि हमारे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ वाटर है, ठीक है। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ गई है। मोलेरिटी निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने डेंसिटी का रिलेशन लगाया है। इसके बाद आप लोग को मोलेरिटी निकालनी पड़ेगी, ये आप लोग निकाल के देखिएगा जरूर। हेनरीज कांस्टेंट के ऊपर ये न्यूमेरिकल है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू CO2 के लिए हमें गिवन है, इतने पास्कल है। हमें बताना है कि कितना CO2 यूज होगा अगर हम 500 ml सोडा वाटर बना रहे हैं इतने प्रेशर पे। तो हमारे पास सबसे पहले KH की वैल्यू मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। यहां से हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। पहले जब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे जब ये मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमें पता है बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन बराबर होता है Na अपॉन Na प्लस
NB। अगर ये वैल्यू छोटी होती है तो हम इसको यहां नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहां Na/NB लिखा है सिर्फ। यहां हम नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, पहले हम इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ Na आ जाएगा हमारे पास। Na या NB जो भी वैल्यू हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गया, ठीक है, Na निकालेंगे। तो Na जब निकाल लेंगे तो Na जो कि नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जब हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हमें CO2 का मॉलिक्यूलर मास पता है, तो हम सिर्फ जो मोल्स यहां निकल के आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो मास आप लोग बताइएगा मुझे, यही आ रहा है आप लोगों का आंसर या नहीं? 1.85। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ये विद रेस्पेक्ट टू मरकरी दिया हुआ है, इस वजह से वैल्यू ये है। ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन, ठीक है, हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट इज 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये कह रहे हैं वेपर प्रेशर इतना है, अगर 50 ग्राम हम यूरिया डाल देते हैं इसके अंदर तो वेपर प्रेशर पानी का कितना हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट गिवन है, ये वैल्यू है, हमें अब बताना है ये कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर ये निकल के आ रहा होगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास हमने क्यों रखा ये, क्योंकि ये हमें गिवन है यूरिया, और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, वाटर गिवन है, इस वजह से हमने गिवन मास इसका लिखा, ये है 580, और वाटर लिखा है मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है क्योंकि। तो पीएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg, 750 mm Hg में हमें बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है वो ये है। अब जरा समझिए, अभी मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि ये फॉर्मूला लगेगा बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉल्वेंट का कम, इस वजह से 100 में से इसको माइनस करेंगे। डेल्टा टीबी हमें पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास डेल्टा टीबी होता है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू ये लिखेंगे जो यहां निकल के आई है, उसके बाद सारी वैल्यू हमें पता है। अगर केबी की वैल्यू गिवन नहीं होती, वैसे ज्यादातर ये गिवन होती है, अगर गिवन नहीं होती तो हम अपनी याद रखना पड़ेगा हमें कि केबी की वैल्यू होती है हमारे पास वाटर के लिए 0.52, तो यहाँ W2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा, इनके आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जरूर बताइएगा। यहाँ KF की वैल्यू अगर नहीं गिवन होगी तो ये लगाएंगे, वैसे ज्यादातर गिवन होती है, लेकिन अगर नहीं गिवन तो आप लोग को खुद करना पड़ेगा। यहाँ मॉलिक्यूलर मास बताना है, पाई वाला फॉर्मूला लगना है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगना है। उसके बाद यहाँ एक ये लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोगों को बताने हैं आंसर, कोशिश करिएगा कि सारे आंसर आप लोग बताएं और एक बार फिर से रिवाइज करिएगा सारी चीजें, ताकि आप लोग की बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह हो पाए। थैंक यू बच्चों।